Audit sampling, essay 530. Welcome to the revision. Sampling actually traditional approach के हिसाब से जो routine checking होती थी, it is actually a waste of time and cost. तो जैसे जैसे प्रोग्रेस हुआ ड्यू टू शिफ्ट इन इंटरनल कंट्रोल्स क्या होने लग गया, रूटीन एरर्स एंड फ्रॉड्स कम हो गए, डिमिनिश हो चुके हैं. तो ऑडिटर को जनरली ये सब क्या लगता है, एक्सटेंसिव चेकिंग इज अ रिचुअल, सेल्डम और रेयरली फाउंड एनीथिंग मटेरियल. इससे कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ बोला है ट्रेडिशनली से वाउचिंग करनी है इसलिए करते हैं. विथ प्रोग्रेसिव चेंज auditors are given more attention towards the question of principles and controls. तो अपन ने ज़्यादा चीज़ें इंटरनल कंट्रोल या प्रिंसिपल के ऊपर पूछने चाहिए. विच कटलमेंट नॉन कॉन्सिक्वेंशियल रूटीन चेकिंग, जो रूटीन चेकिंग से अलग है और जिससे कुछ मिलेगा भी. तो कितना वाउचिंग करना चाहिए, कितना सैम्पलिंग करना चाहिए, इट इज अ मैटर ऑफ जजमेंट. नथिंग स्टैट्यूटरीली स्टेटेड कि कितना डिटेल में जाना चाहिए, क्या चेक करना चाहिए, ऐसा कुछ भी बोला नहीं है. तो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग करना या अपना पर्सनल नॉलेज के बेसिस पे करना, क्या करना, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग गुड होती है बट ये कैसे ऑब्लिगेटरी नहीं है. नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग. व्हाट इज ऑडिट सैम्पलिंग? नीचे भी बोलने का है. एप्लीकेशन ऑफ ऑडिटर थ्रू ऑडिट प्रोसीजर टू लेस देन 100% सच दैट कि सभी सैंपल का सिलेक्शन का इक्वल चांस हो. एंड ऑब्जेक्टिव क्या है कि अपने को कंक्लूजन देना है एंटायर पॉपुलेशन पे फ्रॉम सैंपल. पॉपुलेशन एंटायर सेट ऑफ डेटा जहां से सैंपल निकल रहा है और जिसके ऊपर ऑडिटर को कंक्लूजन देना है. सैंपल कैसा होना चाहिए, और सभी सैंपल का सिलेक्शन, सबका सिलेक्शन का चांस इक्वल है. सैंपलिंग यूनिट्स दैट मेक्स अ पॉपुलेशन. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, अप्रोप्रिएटनेस. तो अप्रोप्रिएटनेस सबसे पहले पॉपुलेशन कैसी डिफाइन करनी चाहिए. हर एक के लिए पूरा ट्रांजैक्शंस पॉपुलेशन नहीं होता है. अप्रोप्रिएट फॉर स्पेसिफिक ऑडिट ऑब्जेक्टिव, जैसे अगर इफ आई वांट टू चेक डेटर्स क्रेडिट सेल्स. कंप्लीटनेस, internal control should be operated effectively throughout the entire period. तो वैसा होना चाहिए तो ही मैं वो सैम्पलिंग या डेटा के ऊपर भरोसा रख सकता हूँ. एग्जाम्पल नैक कमिटी वर्सेस जेडपी स्कूल. नैक कमिटी कभी कभी आती है कॉलेजेस को चेक करने को, बट जेडपी स्कूल की अटेंडेंस डेली सेल्फी खींच के दी जाती है. तो डेली सेल्फी है तो वो इंटरनल कंट्रोल बना रहेगा. नैक कमिटी वाला क्या है, साल में एक बार आएंगे, 2 दिन चेक करेंगे, उससे मतलब नहीं है. रिलायबल. Perform audit procedure to ensure that information upon which audit sampling is performed sufficiently complete and हाँ, तो अपना जो डेटा है वो sufficiently complete and accurate होना बहुत जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया था 10वीं के बाद अगर किसी को साइंस कॉमर्स और आर्ट्स क्या ले रहा है इसका डिसीजन मुझे चाहिए, तो स्कूल में खड़े रह के क्वेश्चन पूछो, साइंस कॉलेज के बाहर नहीं. अगर साइंस कॉलेज के बाहर खड़े रहेंगे तो आंसर तो साइंस ही आएगा, स्कूल में के बाहर खड़े रहेंगे तो एटलीस्ट तीनों का आंसर आएगा. अप्रोचेस टू द सैम्पलिंग. स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग कब माना जाएगा, 3 चीजें होना चाहिए. रैंडम सिलेक्शन, प्रोबेबिलिटी थ्योरी यूज फॉर सैम्पलिंग रिजल्ट्स एंड प्रोबेबिलिटी थ्योरी टू मेजर सैम्पलिंग रिस्क. अगर ये तीनों प्रेजेंट है तो स्टैटिस्टिकल, अदरवाइज नॉन स्टैटिस्टिकल. कौन सा अप्रोच यूज करना चाहिए, ऑडिटर का जजमेंट है. कोई ऐसा क्राइटेरिया कोई रूल किधर भी नहीं बोला है. हाँ, द कंडीशन इज अ सिंपल मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव मींस. तो तुम्हारा सैंपल कैसा आना चाहिए,
क्लोजली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन होना चाहिए, और कितना होना चाहिए? लार्ज इनफ टू ड्रॉ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल दिया था एग्जिट पोल्स, इलेक्शन का एक्चुअल रिजल्ट जानने के लिए मैं स्टेट वाइज कुछ 10,000 5,000 लोगों को पूछूंगा, बड़े ग्रुप को पूछूंगा, तो वहां से मैं एग्जिट पोल प्रेडिक्ट कर सकता हूं। एग्जिट पोल 4 लोगों को पूछ के डिसाइड नहीं होता है। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग मोर साइंटिफिक है, क्यों? बिकॉज इट इन्वॉल्व्स मैथमेटिकल लॉज एंड प्रोबेबिलिटी। तू एग्जाम नॉन स्टैटिस्टिकल पे चला गया। स्टैटिस्टिकल लॉज एंड प्रोबेबिलिटी यूज होती है, इसलिए स्टैटिस्टिकल इज मोर साइंटिफिक है। और ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है? कंप्लायंस, ट्रेड रिसीवेबल, कॉन्फर्मेशन, पेरोल्स एंड वाउचिंग इन, पेटी कैश वाउचर्स। तो ये 4 जगह स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग यूज की जा सकती है। नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग यहाँ पे पर्सनल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज के बेसिस पे सैंपल निकाला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला था मार्च, अप्रैल एंड दिवाली का कोई भी एक महीना, बट ये मंथ सिलेक्शन हर साल चेंज होने चाहिए। क्यों? ऑडिटी को कोई पैटर्न समझ में नहीं आना चाहिए, उसमें कुछ सरप्राइज एलिमेंट होना चाहिए। बट ये सब करते समय पर जनरली कॉमन प्रैक्टिस होती है, कट ऑफ प्रोसीजर्स फॉलो होने चाहिए। कट ऑफ प्रोसीजर मतलब ईयर एंड के एंट्रीज। हाँ, ये क्रिटिसाइज क्यों जाती है? नॉन पर्सनल बायस आ सकता है एंड ये कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है। सो इसके कुछ फायदे और नुकसान है। नुकसान विद हाँ, इसके प्रोजेक्शंस नहीं कर सकते क्योंकि सैम्पलिंग जो है बायस्ड वे से निकाली गई थी, जिसमें गलतियां है पॉसिबल हुई, तो इसके वजह से प्रोजेक्शन करना थोड़ा गलत हो जाएगा। फायदा क्या है? एक्सपीरियंस एंड नॉलेज की वजह से एक्यूरेट इनफ अपन सैंपल निकाल सकते हैं। मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी इज अ लग्जरी दैट ऑडिटर कैन नॉट ऑफर्ड। तो बेसिकली सैंपल बेसिस पे से जो भी मैं ऐसा निकालता हूँ उसको मैं प्रोजेक्शंस पे नहीं यूज कर सकता हूँ पर क्लाइंट नहीं मानेगा। तो सैंपल साइज किससे अफेक्ट होती है? सर, टीसी, एस साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आई, आर रिलायबिलिटी ऑफ द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स, टी, सी कॉन्फिडेंस। जैसा बिजनेस की साइज ऑफ द बिजनेस, उससे सैंपल साइज पे क्या फर्क पड़ता है? फर्क नहीं पड़ता है सर, सैंपल साइज बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता। आई इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है तो सैंपल साइज कम। आर रिलायबिलिटी है डेटा की तो कम। टी टॉलरेबल एरर, मेरा टॉलरेबल मैं कम एक्चुअली एडजस्ट करने को रेडी नहीं हूं, टॉलरेबल एरर कम, सैंपल साइज ज्यादा। डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ज्यादा, कॉन्फिडेंस ज्यादा, सैंपल साइज भी ज्यादा चाहिए। व्हाई टू यूज स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग टेक्निक? बोलो कोई। वो तो सेकंड है, पहला अपन जैसे भी चेकिंग वाउचिंग करके जो एविडेंसेस जमा करते हैं वो कंक्लूसिव नहीं रहते, 100% गारंटी वाले वैसे भी नहीं मिलते हैं एविडेंसेस। तो एनी हाउ वी आर टेकिंग रिस्क, तो लेट्स टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क। 100% वाउचिंग करने के बाद भी मुझे डिजायर्ड सेटिस्फैक्शन नहीं आता, सो बेटर व्हाट इज ऑडिटर शुड अडॉप्ट स्टैटिस्टिकल थ्योरी which may bring necessary satisfaction by doing only part checking of the population। पूरा पॉपुलेशन की जगह पार्ट को करो, सेटिस्फाइड के तरीके से करो, हर चीज उसे चेक करो। हाँ, तो अगर इंटरनल कंट्रोल रिलायबल है तो सैंपल साइज कम। ज्यादा क्यों बाबा, आज तेरे को एक स्टेप आगे जा रहा तू। हाँ, सैम्पलिंग टेक्निक कैन नेवर ब्रिंग कंप्लीट रिलायबिलिटी, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? एस्टिमेशन होता है, तो उसमें एरर तो 100% रहेगा, बट अपना पर्पस क्या रहना चाहिए?
कि वो एरर का जो प्रोजेक्शन होने वाला है वो टॉलरेबल से कम होना चाहिए, जितना मैं टॉलरेट करने वाला हूं उससे कम होना चाहिए, बस उतना आपने को देखना है। अप्रोप्रिएटनेस ऑफ सैम्पलिंग अप्रोच, एडवांटेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, आईएमपी बोल के लिख के रखा रहेगा। तो बोलो पहला, सैंपल साइज से सॉरी पॉपुलेशन साइज से सैंपल साइज इंपैक्ट नहीं होता। सेकेंड, it is more objective and therefore it is not subjective or bias involved. हाँ, हाँ, the method provides a minimum sample size associated with the specified risk and precision. तो तुम्हारा रिस्क भी लिमिटेड रहेगा, एक्यूरेसी रहेगी और सैंपल साइज भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑडिट एफिशिएंसी, अगर सैंपल साइज कम हो गया तो ऑडिट एफिशिएंसी क्या ज्यादा होती है। आज तू पूरे उल्टे जवाब दे रहा, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। हाँ। फोर्थ, इंग्लिश में बोलो। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इंग्लिश में रिवीजन होना चाहिए क्योंकि तुम एग्जाम में हिंदी में तो नहीं लिख सकते। It provides a means to derive calculated risk corresponding the precision, that is probable difference in results due to use of sample in lieu of examining all the records of the group using same audit procedure. इसको को तुमको सिंपल वर्ड्स में एग्जाम पे लिखने का है और गिविंग द ऑडिटिंग लैंग्वेज. So if you apply audit procedure to the population and conclusions drawn, and the same audit procedure is performed on samples and conclusion drawn, the difference between this conclusion will be minimum, the risk will be minimum and we can calculate this risk, it can be kept below calculated risk. ऐसा कुछ तुमको लिखना पड़ेगा. सैंपल से जो आता, पॉपुलेशन से जो आता, डिफरेंस एकदम मिनिमम रहता. ये एग्जाम में ऐसा लिखने को जाते कुछ तो बोलता जो जाता. हाँ, पांचवा, हिंदी में बोलो, कोई टेंशन नहीं. हाँ. इंग्लिश में तुम बाद में प्रैक्टिस करेंगे. हाँ. हाँ, सैम्पलिंग करते हुए थे, अगर सैम्पलिंग करते तो नॉन सैम्पलिंग एरर्स नहीं होते, पर जब पूरा पॉपुलेशन करेंगे तो वहां पे तो गलतियां होंगी, क्लेरिकल मिस्टेक्स होंगी, तो वी कैन अवॉइड दैट. हाँ, कहाँ कहाँ पे स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग इज नॉट सुटेबल? लीगल रिक्वायरमेंट, कैश है वाली ट्रांजैक्शंस, यहाँ पे नहीं होता. सैम्पलिंग डिजाइन करते समय चार चीजें ध्यान रखनी चाहिए. पर्पस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, sample size to reduce the risk, each sample should have a equal chance of selection. Okay. Whether all deviation and misstatements are important, ये एग्जाम में आता है, पूछा भी था लास्ट एग्जाम में. Whether all deviations and misstatements are important. No. तो क्या? All deviation and misstatements are important, but all cannot be projected because some are in the nature of fraud, that is intentional errors, and some are inherent. So, and if there is some errors which are repetitive in nature, we can use it for projection. Therefore, it doesn't mean कि other DMs are not useful, but they may have some important effect in case of areas of fraud risk, जो repetitive हो सकता है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल. हाँ बोलो.
First, auditor gets a understanding. Then he decides the sample size and he will test the internal control. If internal control gives हाँ तो डेविएशन इज अनएक्सेप्टेबली हाई, तो फिर क्या करेगा? टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं करेंगे, क्या करेंगे? टेस्ट ऑफ डिटेल्स करेंगे. सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, यस. एंड असेसमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड मिसस्टेटमेंट इन द पॉपुलेशन. अगर मुझे लग रहा है कि पॉपुलेशन में ज्यादा मिस्टेक है, टीओडी में क्या करते? दो चीजें करते. एक तो 100% चेकिंग, लार्ज सैंपल साइज, stratification and value weighted selection. Population is divided into different strata. Stratas are stratum. Very good. फिर हाँ, it reduce the sample size without the increase the risk and which will efficiency of audit. When TOD of the population often stratified by एक तो मॉनिटरी वैल्यू या दूसरा ऑन द मॉनिटरी बेसिस, जहां पे अमाउंट वाइज क्लास स्लैब रेट्स बनाएंगे जिसमें कॉन्सेंट्रेशन विल बी ऑन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस, लो वैल्यू ट्रांजैक्शंस पे उतना ध्यान नहीं जाएगा. एंड कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिस पे करे तो एग्जांपल दिया था. हमेशा मनी इंपॉर्टेंट नहीं है. आरडीडी के केस में क्या इंपॉर्टेंट है? डेज, ड्यू डेट एंड एक्चुअल पेमेंट डेट. हाँ बोलो, ये क्या था? तो पॉपुलेशन के लिए चाहिए तो the sample result derived from the stratum can be projected to that stratum, cannot be used for the population. To get deviation of total population you have to add the total deviations of stratas or stratum. ठीक है. वैल्यू वेटेड सिलेक्शन मॉनिटरी बेसिस पे हो जाता है, ये सिस्टमैटिक है, जिसकी वजह से तीन बेनिफिट्स होते हैं वैल्यू वेटेड अगर सिलेक्शन करते हैं. All audit efforts are directed to the large value transactions. They have a greater chance of selection. It will result in small sample size. Okay. Next, sample size. ये जब अभी सैंपल साइज, हाँ ठीक है, अगर रिस्क विलिंग टू एक्सेप्ट बाय ऑडिटर इज हाई तो सैंपल साइज लो. अगर मैं ये रिस्क कम करना चाहता हूँ, सैंपल साइज ज्यादा. एग्जांपल्स फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द सैंपल साइज. पहले कौन सी चीजें सैंपल साइज को इंपैक्ट करती है? पहले टीओसी के देख रहे, सेम चीजें टीओडी में भी है. तो पहले तो क्या बोला है वो? हाँ, सो नीचे अपन जो अभी 5-6 फैक्टर्स देखने वाले हैं, 5-6 फैक्टर्स का जो रिजल्ट है, कंसिडर इट टुगेदर एंड आफ्टर अप्लाइंग इट either of the two actions. First, modify the nature of testing the internal control, या modify the approach and go to the substantive procedures. That is TOC छोड़ दो, TOD पे गिर जाओ. Auditor's risk assessment takes into account for the relevant control. अगर मुझे reliance ज्यादा चाहिए, sample size ज्यादा, तो बेसिकली वी नीड टू डू टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हायर. अगर मुझे रिलायंस ज्यादा चाहिए तो रिलायंस कम चाहिए, टेस्टिंग भी कम हो जाएंगे. ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ज्यादा चाहिए, सैंपल साइज ज्यादा या कम? ज्यादा. इसके लिए एग्जांपल दिया था रिलायंस ऑफ टेस्ट. अगर मैं 12th प्लेयर को रिप्लेस करना चाहता हूं क्रिकेट में, तो मैं ज्यादा चीजें चेक नहीं करूंगा क्योंकि उसके में मैं रिलाय भी नहीं रहने वाला हूं. वही अगर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ज्यादा चाहिए, फर्स्ट ओपनिंग बैट्समैन अगर मुझे चेंज करना है, रिप्लेस करना है, तो भाई उसको लेते समय मैं हर तरीके की टेस्टिंग करूंगा. मतलब वाइड, सॉरी यॉर्कर, तुम्हारे स्पिन, फास्ट, सब तरीके के बॉल डाल के देखेंगे और वो सबको प्ले कर सकता है कि नहीं देखेंगे. टॉलरेबल रेट, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन में टॉलरेबल रेट मतलब कितनी गलतियां एक्सेप्ट करने को तुम रेडी है. अगर तुम ज्यादा गलतियां रेडी हो
कम, अदरवाइज ज्यादा. ओके. एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन मतलब तुमको पहले से लग रहा है कि ज्यादा गलतियां होंगी, और ये कहां से समझा कि गलतियां होने के चांसेस है? पास्ट एक्सपीरियंस. ऐसे 315 चेंज इन पर्सनल और आईसी, एक तो आदमी चेंज हो गया, नहीं तो इंटरनल कंट्रोल चेंज हो गया. इसके वजह से मुझे समझ में आया कि गलतियां होने के चांसेस ज्यादा है, तो सैंपल साइज ज्यादा. और इससे क्या होगा? नहीं 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 नहीं, वहां पे नहीं, यहाँ पे अपन अगले स्टेप पे गए. सो दैट ऑडिटर पोजीशन जो रियल में है और ऑडिटर का एस्टिमेट है क्लोज रहेगा. क्योंकि अगर मेरे एस्टिमेशन ज्यादा है तो मैं सैंपल साइज बढ़ाऊंगा, तो इससे वजह से क्या होगा कि रियल जो गलतियां है और मेरे सैंपल की गलतियां मोर और लेस क्लोज हो जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे, नियर पास नंबर आ जाएगा. फोर्थ, ऑडिटर डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस. अगर मुझे एश्योरेंस ज्यादा चाहिए, सैंपल साइज ज्यादा, और मुझे एश्योरेंस कम चाहिए, सैंपल साइज कम. ठीक है, क्योंकि मुझे ये जानना है कि रिजल्ट ऑफ द सैंपल एंड रिजल्ट ऑफ द पॉपुलेशन शुड बी सेम. इसकी वजह से तो तीन टाइप के रिस्क के बारे में अपन कभी तो भी डिस्कस कर रहे थे. इनहेरेंट, कंट्रोल, डिटेक्शन रिस्क. इनहेरेंट रिस्क जो बिजनेस में रहते, कंट्रोल रिस्क मैनेजमेंट का काम है इंटरनल कंट्रोल मेंटेन करना, कंट्रोल सॉरी डिटेक्शन ऑडिटर के ढूंढ पा रहा. यस. पॉपुलेशन साइज, निग्लिजिबल इम्पैक्ट. तो इसका एग्जांपल क्या दिया था? हाँ, तो एक तो सबसे पहले पेट्रोल पंप का कि स्मॉल अगर पॉपुलेशन है तो पूरा चेक कर लो, उसमें सैंपल क्यों करने का है. एंड दूसरा बोला था कि अगर बहुत ज्यादा सैंपल है, 3 लाख बिल है, तो सैंपल निकल रहा सपोज 50, 5 लाख है तो भी 50 ही निकलेगा, 10 लाख रहा तो भी 50 ही निकलेगा. अभी अपन ने देखा था टीओसी के ऊपर 5 चीजें इंपैक्ट करी थी. कौन सी 5? रिलायंस ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, एक टॉलरेबल रेट, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन. ये 5 चीजें अफेक्ट कर रही थी. तो टीओडी के लिए भी सेम है पहले से कि जो रिजल्ट है वो एक साथ देखो, नेचर चेंज करो, नहीं तो टीओडी पे डिपेंड रहो. तो पहले तो हाँ, अगर असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, अगर ऑडिटर को लगे कि रिस्क ज्यादा है तो सैंपल साइज ज्यादा, रिस्क कम है तो सैंपल साइज. हाँ, तो ऑडिटर एविडेंसेस फ्रॉम द टेस्ट ऑफ डिटेल्स, डिटेक्शन रिस्क को कम करना है, ऑडिटर के रिस्क को कम करना है, सैंपल साइज बढ़ाना पड़ेगा. ऑडिटर रिलाइंग ऑन अदर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, ये क्या बोला था? तो बोलो, ये एग्जाम्पल तो करेक्ट है, मतलब क्या है इसेंस? तो बेसिकली अगर मैं मेरे पास ऑडिट की डिटेल चेकिंग करने के बजाय दूसरा कोई तरीका है क्या रिस्क असिस करने के लिए बिना ऑडिट चेकिंग के? है क्या? है. अगर दूसरा प्रोसीजर है तो दूसरे पे उससे करो, ऑडिट सैंपलिंग पे क्यों ये करो? जैसा एग्जांपल दिया था डेमो क्लास, डेमो क्लासेस में अलाउ नहीं करूंगा. वो बोल रहे फिर हम कैसे समझना कि तुम अच्छे? तो क्या देखो, रिजल्ट देखो. हमेशा डेमो क्लासेस के थ्रू ही डिसाइड होगा क्या? नहीं, देयर इज अल्टरनेटिव प्रोसीजर. अगर अल्टरनेटिव प्रोसीजर है तो फिर सैंपल साइज कम, अगर अल्टरनेटिव प्रोसीजर ही नहीं है सैंपल साइज ज्यादा. ऑडिटर डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस हाई, सैंपल साइज भी हाई. टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट, अगर टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट गलतियां करने का अगर हाँ सहन करने की कैपेसिटी ज्यादा है तो सैंपल साइज कम हो जाएगी. अमाउंट ऑफ मिसस्टेटमेंट द ऑडिटर एक्सपेक्ट्स, अगर ज्यादा है सैंपल साइज ज्यादा. फैक्टर्स अफेक्ट द एक्सपेक्टेशंस, हाँ, द रिजल्ट्स ऑफ द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, कौन से चीजें से अफेक्ट होगा? तो ये पहले देखा है, ऐसे 315 बोला था, टीओसी का और पास्ट एक्सपीरियंसेस. हाँ, उसमें 5 ही थे, इसमें 6-7 है. दूसरा स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन इज अप्रोप्रिएट, अगर स्ट्रैटिफिकेशन हो गया तो सैंपल साइज कम हो जाएगा. एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन निग्लिजिबल इम्पैक्ट. सिलेक्शन ऑफ आइटम्स फॉर टेस्टिंग, हाँ, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग अगर करते हैं तो
ईच चांसेस है और हर एक का इक्वल। नॉन स्टैटिस्टिकल है तो जजमेंट इन्वॉल्व होता है, तो बायस इन्वॉल्व है, सबको सेम चांसेस नहीं है और बायस अवॉइड होना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ रैंडम सैम्पलिंग, कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू मैं सैम्पलिंग कर सकता हूं? रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है? मोर और लेस सिमिलर, सिमिलर नहीं, मोर और रीजनेबली सिमिलर। मोर और लेस अगर सिमिलर रहे तो पॉपुलेशन इक्वल चांस रहेगा। सिलेक्शन कैसे करेंगे? दो तरीके, रैंडम नंबर टेबल फ्रॉम अ ड्रम। तो इसमें क्या एक चीज का एश्योरेंस है, किस चीज का? बायस नहीं रहेगा, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या देता मैंने? आईपीओ का अलॉटमेंट, उसमें बायस नहीं, कितने इतने करोड़ों लोग भरोसा रख रहे हैं। रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, ये तुमको डिटेल में आता। पहले पॉपुलेशन को स्ट्रैटा, फिर स्ट्रैटम। स्ट्रैटम में से कैसे? रैंडम सैम्पलिंग। तो स्ट्रैटिफिकेशन इज जस्ट एक्सटेंशन ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग ही करनी है पर पूरे पॉपुलेशन में नहीं करनी है, स्ट्रैटम के अंदर करनी है। ओके, इंटरवल सैम्पलिंग और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। पहले तो इंटरवल कैसे निकालते हैं? पॉपुलेशन साइज बाय सैंपल साइज, उससे इंटरवल मिलता। फिर क्या करना? वेरी गुड, पहला यूनिट रैंडम सैम्पलिंग से, फिर वो इंटरवल ऐड करते रहना। से अपन ने एग्जांपल दिया कि 1000 बिल है और मुझे निकालने हैं 25, तो 40 का गैप आता। तो पहला मैं नंबर कैसे भी निकालूंगा, 5 6 7 8 कुछ भी, सपोज 8 है तो पहला 8 है, दूसरा क्या हो जाएगा? 48, 88, 128, ऐसा चलते जाएगा। और ये पैटर्न तोड़ने के लिए क्या करना? मल्टीपल पैटर्न्स ट्राई करो तुम लोग, तो जिसकी वजह से प्रेडिक्शंस थोड़े कम हो जाएंगे। मॉनिटर यूनिट सैम्पलिंग, वैल्यूएटेड, वो स्लैब रेट जैसा, 1 करोड़ के ऊपर 1 से 10 लाख ऐसा। हैप्पैजार्ड सैम्पलिंग, विदाउट फॉलोइंग एनी स्ट्रक्चर्ड टेक्निक। तो रैंडम सैम्पलिंग में भी तो यही होता था, ड्रम या फिर टेबल यूज होता, यहाँ पे ऐसा कुछ भी। हाँ, ऑडिटर वुड नॉनदलेस अवॉइड बाय। तो ये हाइपोथेसिस सैम्पलिंग करते समय तुमने ट्राई करना चाहिए कि जाने अनजाने में भी बायस या प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं रखना। जैसे बहुत बार क्लाइंट प्रेडिक्ट कर लेता है, ये फर्स्ट और लास्ट पेज के नहीं देख रहा, मिडल के नहीं देख रहा, ऐसा कुछ भी पैटर्न तुम सेट मत करो। हाइपोथेसिस सैम्पलिंग अप्रोप्रिएट है क्या? नहीं, इट इज नॉट सजेस्टेड। ब्लॉक सैम्पलिंग, कंटिन्यूअस आइटम्स आर सेलेक्टेड। तो फिर 1 से 100, 500 से 600 ऐसा, तो जिसकी वजह से क्या होगा? एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है? हाँ, तो एग्जाम्पल क्या दिया था मैं? एग्जैक्टली कि अगर एकाधिका ऐसा शॉप है जिसमें वही आइटम सेल होते हैं, जैसे राखी पूर्णिमा आ गई तो राखी सेल रहेगा, दिवाली आ गई फायरवर्क्स का ही सेल रहेगा, ठीक है। तो फेस्टिवल के हिसाब से अगर वो बना रहा है, तो तुमने अगर ब्लॉक सैम्पलिंग करी तो तुमको अलग अलग सैंपल नहीं मिलेंगे, वही चीजें का सैंपल मिलेगा। वेरी गुड। सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग रिस्क। तो सबसे पहले तो व्हाट इज सैम्पलिंग रिस्क? Result derived from sample and result derived if result that from the population, the result would have been different, that is a sampling risk. तो TOC में 2 हो सकते, TOD में 2 हो सकते। अपन इसके लिए एग्जांपल देंगे कि जो रियल है एंड सैंपल के सोच रहे, हाँ, तो आराम से, शांति से, आराम से। अगर टीओसी की बात चल रही है, इंटरनल कंट्रोल, रियल में अगर रियल में स्ट्रांग है और मैं सोच रहा हूं कि वीक है, इसकी वजह से सैंपलिंग ज्यादा हो जाएगी पर अल्टीमेटली अपन करेक्ट कंक्लूजन पे आ जाएंगे, सिर्फ टाइम का वेस्टेज होगा। एक्चुअल में वीक है और मैं सैंपलिंग के थ्रू सोच रहा हूं स्ट्रांग है, फिर दिस इज द रिस्क। तो ये समझ में भी नहीं आएगा और गलत ओपिनियन चले जाएगा, दैट इज सैंपलिंग रिस्क। टीओडी के हिसाब से मुझे बोलना है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट रियल में एग्जिस्ट नहीं करती और मैं सोच रहा हूं कि एग्जिस्ट करती।
स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, सॉरी सैम्पलिंग बढ़ जाएगी पर रियल में बाद में समझ में तो आ जाएगा, सिर्फ टाइम वेस्टेज होगा। रियल में एग्जिस्ट करता है और मैं सोच रहा हूं कि नहीं, रिस्क है कि ओपिनियन गलत जा सकता है। ये लिखे थे कल, एक ये है सैम्पलिंग रिस्क। नॉन सैम्पलिंग रिस्क, तो एरोनियस कंक्लूजन्स पे रीच करना। नॉन सैम्पलिंग रिस्क सच एज कौन से ह्यूमन मिस्टेक, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स, अप्लाइंग ऑडिट प्रोसीजर नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द ऑब्जेक्टिव्स, एरोनियस कन्फर्मेशंस के ऊपर। एरोनियस कन्फर्मेशन का एग्जांपल दिया था, डेटर से मंगाया और डेटर दोस्ती निकले बिजनेसमैन के। और प्रोसीजर अप्रोप्रिएटनेस का बोला था कि फिजिकल वेरिफिकेशन, इन्वेंट्री को फिजिकल वेरिफिकेशन ही चाहिए, तुम इंक्वायरी से नहीं कर सकते। इंक्वायरी नहीं कर सकते। एरोनियस कंफर्मेशन, हाँ सैम्पलिंग रिस्क मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते क्या? नॉन सैम्पलिंग, हाँ परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स, हाँ अगर मैं ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करने जा रहा हूं और वो क्या बोल सकते हैं एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं दे रहे, तो दो चीजें पॉसिबल है मेरे पास, एक तो परफेक्ट एक सैंपल ही चेंज करो या प्रोसीजर चेंज करो। सैंपल चेंज करो का एक एग्जांपल क्या दिया था? हाँ तो मुझे सेल्स चेक करना है जिसमें एक्सपोर्ट्स के रिलेटेड चेक करना है, वो सैंपल में एक्सपोर्ट का बिल ही नहीं आया तो फिर सैंपल चेंज। या फिर प्रोसीजर चेंज का क्या बोला था? यस तो डेटर का मुझे बैलेंस 31 मार्च तक कंफर्म करना है, तो डेटर तो रिप्लाई नहीं दे रहा है, तो हाउ कैन आई कंफर्म दैट? सब्सिक्वेंट रिसीट्स, पेमेंट की जगह रिसीट डेटर है, तो अपन जून जुलाई में ऑडिट करने को जा रहे हैं तो तब तक होना चाहिए। नेचर एंड कॉज ऑफ डेविएशन एंड मिसस्टेटमेंट्स, बोलो क्या करना चाहिए? कल का टाइम लगेगा पर ठीक है, बोलना तुम कुछ है। तो सबसे पहले तो जो डेविएशन एंड मिसस्टेटमेंट है वो पहले ढूंढो और ट्राई टू चेक ऑब्जर्व दैट ये कॉमन फीचर है क्या, ये रिपीटेटिव हो सकता है क्या, मतलब वो सैंपल में जो मिला है वो पॉपुलेशन को अफेक्ट कर सकता है क्या मिसस्टेटमेंट। तो पहले मिसस्टेटमेंट में तुमको चेक करना पड़ेगा कि ये वन ऑफ अ काइंड है या कॉमन है। अगर कॉमन है तो प्रोजेक्शन कर सकता हूं, अगर वन ऑफ अ काइंड है तो प्रोजेक्शन नहीं कर सकता। और उसमें इंटेंशन है क्या वो भी चेक करो, अगर इंटेंशन है तो फ्रॉड है, अदरवाइज एरर। नेक्स्ट, ऑडिटर शैल इन्वेस्टिगेट द नेचर ऑफ कॉजेस ऑफ, तो उसका पॉसिबल इफेक्ट चेक करूंगा कि क्या क्या हो सकता है। जैसा मैंने बोला अनॉमली, अनॉमली मतलब अनकॉमन है, रेयर है, तो ठीक है एक्चुअली कोई इशू नहीं है। अगर कॉमन है तो फिर तो प्रोजेक्शन करना पड़ेगा, पूरे पॉपुलेशन को अफेक्ट करेगा। एग्जाम्पल क्या दिया था इसका? बार कोड उसने अगर 5 रुपए की जगह 50 का चिपका दिया, वो बोल रहा कि अकेले पे छुआ है गलती, तो मैं बाकी चेक करूंगा कि नहीं? ये सैंपल साइज इंक्रीज करूंगा, सैंपल साइज इंक्रीज करके चेक करूंगा कि ये इफेक्ट मल्टीप्लायर हो रहा है क्या, अगर हो रहा है तो सब जगह चाहिए, अदरवाइज नहीं है। या जीएसटी का रेट 5% का 12% चार्ज कर दिया, ऐसा कुछ, तो मैं एक बिल से गलती मिल गई, तो अभी मैं क्या करूंगा और 10 बिल निकालूंगा और 10 बिलों में चेक करूंगा, इंक्रीज द सैंपल साइज एंड चेक whether it is affecting other population. प्रोजेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट्स, प्रोजेक्शन करते समय क्या बोला था? तो मिसस्टेटमेंट्स में से अनोमली माइनस करो जो रेयर सिचुएशंस है और उसको प्रोजेक्ट करो, एंड प्लस जो मिसस्टेटमेंट मैनेजमेंट को बताई थी एंड उन्होंने अनकरेक्ट है, उन्होंने रखी नहीं, इन दोनों का टोटल
मुझे बताएगा कि कितनी गलती है, और ये जनरली कितनी गलती होनी चाहिए, मेरे मटेरियलिटी से कम होनी चाहिए। प्रोजेक्शन से सफिशिएंटली नहीं होगा तो, और जैसे प्रोजेक्शन करके मैं क्लाइंट को नहीं बोल सकता कि तुम्हारा ओपिनियन चेंज कर रहा हूँ, तो मुझे सैंपल साइज बढ़ा के मतलब टीओडी करना पड़ेगा, और मैनेजमेंट को समझाना पड़ेगा कि ये गलती इम्पैक्ट हो सकती है, और मुझे चेक करना ज़रूरी है। और टीओसी को प्रोजेक्शन कर सकते क्या अपन, क्यों नहीं? एक कंट्रोल में गलती मतलब सब कंट्रोल में गलती हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसकी वजह से टीओसी को प्रोजेक्शन नहीं कर सकते, टीओडी को कर सकते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग। सैंपल के जो रिजल्ट्स आए उस बेसिस पे अगर मैं कंक्लूजन चेंज करना चाहता हूं तो पहले चेक करो कि ये उसके लिए प्रॉपर बेसिस बन सकता है क्या। एरर सैम्पलिंग के लिए बेसिस नहीं, सैंपल से जो रिजल्ट आए वो कंक्लूजन का बेसिस बन सकता क्या, वो चेक करो पहले। हाँ, टीओसी और टीओडी। टीओसी में चेक करो डेविएशन, और टीओडी में अमाउंट का मिसस्टेटमेंट चेक करो। हाँ, अगर ये फर्दर अफेक्ट नहीं करता है, मटेरियल स्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, उसके लिए मुझे फर्दर चेकिंग करनी पड़ेगी, एंड टीओसी में भी फर्दर चेकिंग करनी पड़ेगी कि बाकी जगह अफेक्ट नहीं कर रहा। अगेन वो प्रोजेक्शंस करो, और ये प्रोजेक्शंस टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट, मैं कितनी गलती एक्सेप्ट करने को रेडी हूं, उससे अगर ज्यादा है तो मेरा ओपिनियन चेंज हो जाएगा। मटेरियलिटी से तो ज्यादा हो गया। हाँ, अगर ये ओपिनियन चेंज नहीं करना है तो मुझे सैंपल साइज बढ़ा के और टेस्टिंग करनी पड़ेगी, और देखना पड़ेगा कि ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। The projected misstatement is greater than or equal to auditor's expectation of misstatement used to determine sample size. हाँ, अगर ये मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिसस्टेटमेंट्स अगर हो रही है तो फिर मैंने सैंपल साइज बढ़ा के कॉन्फर्मेशन लेना चाहिए और ओपिनियन चेंज करना चाहिए। अगर सैंपल साइज बड़ा करने के बाद भी मुझे वही ओपिनियन लग रहा है तो ओपिनियन चेंज। In case auditors conclude that audit sampling has not provided a reasonable bias for conclusion, तो फिर must, अगर मैं सैम्पलिंग कर करके भी मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूं? मैनेजमेंट को बोलता हूं, भाई तुम ही इन्वेस्टिगेट करो और मुझे बताओ क्या करना है। To make necessary adjustment or tailor the NT of those further audit procedures to best achieve required assurance. तो एक तो मैं मेरा प्रोसीजर चेंज करूंगा, और एक तो मैनेजमेंट को बोलूंगा कि ये मिसस्टेटमेंट है, तुम देखो इन्वेस्टिगेट करो और बोलो कि ये क्यों हुए, इसके क्या रीजंस है और पोटेंशियली हो सकती है क्या। तो टीओसी एक्सटेंड द सैंपल साइज, टेस्ट द अल्टरनेटिव कंट्रोल्स एंड मॉडिफाई रिलेटेड सब्सटेंटिव प्रोसीजर। क्या बोला था? तो एक तो सैंपल साइज बड़ा करके देखो, मतलब अगर गलत रिपोर्ट आता है तो फिर दूसरा प्रोसीजर अप्लाई करो, दूसरे प्रोसीजर से टेस्ट करो, उससे भी सेम रिजल्ट आ रहा है तो फिर एक्चुअल में गलत है। तो हाँ, वो जैसा बोला था कि लड़की के केस में अगर लोगों को पूछो और गलत रिपोर्ट आ गया और तुमको फिर भी लग रहा है कि, और लोगों को पूछो या फिर खुद ही जाके उसको ऑफर करो और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब वो गलत ही है, दूसरे भी प्रोसीजर से सेम रिजल्ट आता है तो फिर मतलब कंक्लूजन ही गलत आना पड़ेगा। ओके, दैट्स इट अबाउट दिस चैप्टर।